आज एक नया टॉपिक और उसका नाम है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख थोड़ी बड़ा ध्यान से सुन लो। इसमें से क्वेश्चन आता है पक्का, और ये तुम्हें समझ में नहीं आता है पक्का। ये जो टॉपिक है ना, ये टफ टॉपिक है। हालांकि मैं बहुत सरल कर दूंगा, याद भी करा दूंगा, यहीं की यहीं, अभी की अभी। इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सुन लो। जो विद्यार्थी अभी हवाओं में गुम है वो अभी प्रकट हो जाओ। कई विद्यार्थी शरीर से बैठे हैं बापड़े जी, और उनका मन कहीं और घूम रहा है, कहीं और गोते लगा रहा है। तो प्लीज आप सारे विद्यार्थी सुन लें। इस टॉपिक को मैं धीरे धीरे पढ़ा करके आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। आप में से होशियार विद्यार्थी हाथ खड़े कर लो। तो जितने भी होशियार हैं शाबाश। वो मुझे बताएंगे। जैसे ये बताएगी, क्या नाम है? कविता। बता कविता, अभिलेख किसे कहते हैं? हैं? ये ऐसा बिंदु नहीं है कि सर हमने पढ़ा था भूल गए। ये समझ की बात है। जो भी आप समझते हो वही बोल दो। जो भी बोलेंगे वो पक्का गलत होगा, ये मेरी गारंटी है। पत्थरों पर लिखा गया शिलालेख होता है, अभिलेख नहीं। गलत मत बोलो। शाबाश। अब सुनो, देखो एक बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। ताम्र पत्थर वाले ताम्र अभिलेख होते हैं, अभिलेख नहीं। पत्थर वाला बेटा शिलालेख होता है। जो चट्टानों पे लिखते हैं वो शिलालेख है, जो तांबे के पत्थरों पे लिखते हैं वो ताम्र अभिलेख है। अब बोलो। मैंने कहा जो भी बोलेगा गलत होगा। दीवार पर एक बार खड़े होकर जोर से बोलो। राजाओं की प्रशस्ति का उल्लेख। राजाओं की प्रशस्तियां। तो ध्यान रखो, राजाओं से संबंधित जो हो वही अभिलेख नहीं होता, उसे राज प्रशस्ति कहा जाता है। जो आप बोल रहे हो 1857। शाबाश मैडम, अरे वाह होशियार है तो। अब बोल जोर से। अब होशियारी कहां गई? प्लीज बोलो ना। इसने थोड़ा सा ठीक बोला है एक लड़के ने। तो प्यारे दोस्तों, मुझे तो इतना पता ही नहीं था कि इतनी जरूरत होती है पढ़ाई की। तो दोस्तों, सभी प्रकार के ऐतिहासिक लेख अभिलेख कहलाते हैं। ये लो, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। इन अभिलेखों को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा जाता है। वो जो पत्थरों पर लिखा जाता है शिलालेख, वो जो स्तंभों पर लिखा जाता है स्तंभ लेख, वो जो गुफाओं में लिखा जाता है गुहालेख। यानी किसी भी दीवार, गुफा, चट्टान, जो आंतरिक पत्थरों को काट करके अंदर लिखा जाता है, और जो ताम्र प्रशस्तियों पर लिखा जाता है
ताम्रलेख। आप कहेंगे गुरुजी जो कागज पर लिखा जाता वो तो नहीं आया, वो पहले ही साहित्य में शामिल है। कागजों पर या ताड़पत्रों पर, लकड़ी की पट्टिकाओं पर जो लिखा गया या सिक्कों पे जो लिखा गया वो पहले ही साहित्य और सिक्कों में शामिल है, अभिलेख में शामिल नहीं होगा। अभिलेख में यही शामिल होंगे उदाहरण के तौर पर। इसलिए मैं कह रहा था कि ये टॉपिक आपको ढंग से समझना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई पहाड़ है, उस पहाड़ को साफ करा करके और उस पे दो जो बातें लिख दी जाती हैं वो क्या होगा? शिलालेख। और यदि कोई पत्थर का स्तंभ या फिर मान लो कोई लोहे का स्तंभ जमीन में गाड़ कर और उसे खड़ा करवा दें और उस पर लेख लिखवा दें तो उसे कहा जाता है स्तंभ लेख। जैसे अशोक ने बड़ी संख्या में स्तंभ लेख लिखवाए भी थे। जैसे शेर, चार दिशाओं में देखते हुए, मैं शेर नहीं बना पाया, लाइन बनाई है। इनके ऊपर जो बातें लिखवा दी जाती हैं उसे स्तंभ लेख कहा जाता है। और जो पहाड़ों में जो गुफाएं बनाकर उनके अंदर कमरे बनाते हुए उनकी दीवारों पर जो लिखा जाता है वो गुफालेख है। और तांबे या ताम्र की कोई सीट, कागजनुमा कोई सीट बनाकर उस पर छेनी और हथौड़ी से जो गोद गोद कर लिखा जाता है उसे ताम्रलेख कहा जाता है। चारों प्रकार के लेखों को अभिलेख कहा जाता है। तो बहुत सीधी बात है, अभिलेख क्या है बताओ? अभिलेख। यदि हम देखें, कोई आपसे पूछे कि मौर्य काल में कौन कौन से अभिलेख मिले हैं, तो बताओ कौन कौन से मिले हैं? मौर्य काल में चारों मिले हैं शिलालेख। जैसे भाबरू, जयपुर से भाबरू जो मिला वो शिलालेख। जैसे कौशाम्बी में, सारनाथ में जो भारत का राज चिन्ह है सारनाथ वाला, वो ऐसा है, वो स्तंभ लेख है। बिहार में बराबर की पहाड़ियों से जो गुफाएं मिली हैं, गोपी वापी वदतिका, सुदामा, करणचोत, ये भी मौर्य काल की। और ताम्रलेख मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य में पढ़ाया था, याद हो तो। सहोगरा खोल के देख लो, अभी भी ताम्रलेख है या नहीं है। तो फिर दूसरा महास्थान वाला क्या है? नहीं, बोगरा वाला क्या है? बोगरा तो जगह है, इनमें से बताओ। स्तंभ लेख। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के जो दो मिले, एक स्तंभ लेख है और दूसरा ताम्रलेख। तो मौर्य काल में चारों प्रकार मिले हैं, लेकिन दोस्तों अशोक के द्वारा 3 ही प्रकार लिखवाए गए। अशोक का कोई भी ताम्रलेख प्राप्त नहीं होता। तो अशोक ने कितने प्रकार के अभिलेख लिखवाए, जबकि मौर्य काल में कितनी प्रकार के प्राप्त? बात समझ रहे हो ना? ओके, अब मैं एक एक करके इनको बताऊंगा। सबसे पहले शिलालेख। तो शिलालेख जो है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले शिलालेख की बात करते हैं। शिलालेख को मैंने ऊपर लिखा। अब शिलालेख भी 2 प्रकार के हैं, 2 तरह के होते हैं। एक बहुत बड़ा वाला लेख जो पूरे पहाड़ पर या पहाड़ के किसी एक बड़े हिस्से पर लिखा जाता है, उसे कहते हैं वृहत शिलालेख, जिसमें 2 या 2 से अधिक पंक्तियां होती हैं, बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, उन्हें वृहत शिलालेख कहते हैं। और जिनमें एक बात ही होती है, उसे
लघु शिलालेख कहते हैं। आप बैराट वाले बाबरू के लिए लिखते हैं, पढ़ते हैं कि अशोक का लघु शिलालेख था। दो तरह से कहने का मतलब यह है कि इनमें अनेक बातें एक साथ एक ही जगह होती हैं, इसमें एक बात एक ही जगह होती है। ओके, ये तो ही कॉमन बात है। अब आपसे फिर मैं पूछता हूं, जो भी बताएगा गलत बताएगा। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है इतने दिनों से आरएस को पढ़ाते पढ़ाते कि विद्यार्थियों का मौलिक चिंतन शुरू हो नहीं पाता, ऊपर से गुरुजी भी उल्टा सीधा पढ़ाते हैं। जिनका खुद का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, जो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो कोचिंग में पढ़ाने लग जाते हैं और बच्चों को वही बात पढ़ाते हैं जो उन्होंने जीवन में जो समझी नहीं, वो समझाने की कोशिश करते हैं। मुझे तो कई बार हंसी भी आती है। खैर, मैं प्रश्न पूछ लूं आपको, क्या पता आप में से कोई होशियार निकली जाए। मैंने कल आपको बताया था 13वां शिलालेख बताया था, कहां वाला? शाहबाज गड्डी वाला। शाहबाज गड्डी वाला। इसी क्रम में मेरा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन से पहले मैं बताऊंगा कि बृहत शिलालेख जो है दोस्तों, ये भारत से 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सुनते जाना, लिखने की कोशिश अभी मत करना। भारत में, उस मौर्यकालीन भारत में 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला, या पहला नहीं, जरूरी नहीं, मैं क्रमांक दे रहा हूं। नंबर 1 तो उत्तरी पाकिस्तान में शाहबाज गढ़ी, ये पेशावर जो जिला है पाकिस्तान का, वहां से प्राप्त हुआ है। दूसरा मानसेहरा, ये पाकिस्तान में ही स्थित है। हजारा जिला पाकिस्तान, कई बार इसको तक्षशिला भी लिखते हैं, प्राचीन नाम था। तीसरा कालसी, ये कालसी देहरादून से प्राप्त होता है। देहरादून उत्तराखंड, उत्तराखंड। इसके बाद में चौथा जो है वो गिरनार से प्राप्त होता है। गिरनार ये गुजरात या काठियावाड़ जिला गुजरात का। ओके, पांचवा सोपारा, ये थाना या थाने जिला महाराष्ट्र का। छठा येरागुड्डी, ये कुर्नूल स्थान है आंध्र प्रदेश में, वहां से मिला है। सातवां धौली, धौली ये पुरी जिला है उड़ीसा का। और आठवां अंतिम वो है जोगढ़, ये गंजाम जिला, जिला उड़ीसा का। तो इस प्रकार से भारत में, मौर्यकालीन भारत में 8 जगह से ये प्राप्त होते हैं बृहत शिलालेख। अब दोस्तों, जैसा कि आता है 13वां शिलालेख, ये कहां से मिला? तो फिर 12वां कहां से मिला? पहला शिलालेख नंबर 1 कहां से मिला? शिलालेख नंबर 2, शिलालेख नंबर 3, बता बावली कहां से मिले? कोई भी बता दो, पक्का गलत बताएगा। तो फिर आप सोच रहे हैं फिर गुरुजी बताएं क्यों? जब आप कह रहे हो गलत बताओगे तो फिर क्यों बताएं? फिर भी आप गलती कर लोगे तो सीख जाओगे, गलती नहीं करोगे, चुप रहोगे तो
सीखना मुश्किल है। बताओ ना प्लीज, आप ही होशियार लग रहे हो मुझे तो पूरी क्लास में यार है। या तो तू सार्वजनिक घोषणा कर दे कि सर मैं होशियार नहीं हूं। आप बताओ ना, मुस्कुराहट अच्छी है आपकी, बोलो। अरे छोरा है वो, पीछे से खड़े होके देखने की कोशिश करे। खैर, ध्यान रखें, यदि आप इनमें से कोई भी एक बात बताओगे कि सर पहला शिलालेख वहां से मिला, वो गलत हो जाएगा। मैं पूछूंगा पांचवा शिलालेख जिसमें पशु हत्या पर प्रतिबंध, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात है। पहला शिलालेख जिसमें पशु हत्या पर रोक की बात कही गई है, वो कहां से मिली? ये तुम्हारे आरएस प्री 2013 में जीके में आए हुए हैं। जीके में जब सब्जेक्ट हट गए थे तो आरएस प्री में पूछा गया है कि अशोक के द्वारा पशु हत्या पर प्रतिबंध वाला शिलालेख है, शिलालेख नंबर 1, 2, 3 और 5। यह है 5, तो वो तो 1 में भी है 5 में भी, वो बात बाद की है। पहले ये बताएं कि मिले कहां से, क्या है शिलालेख नंबर 1, क्या है शिलालेख नंबर 5, रट्टे क्यों मार रहे हो? पहले क्लियर करें, तो अब आप सुनेंगे, अब आप समझेंगे। क्योंकि पहले विद्यार्थियों को सिखाने से पहले फंसाना जरूरी होता है, गलत कराना जरूरी होता है, फिर वो सही चीज को सीखते हैं। मान लो कि मैंने ये भारत का मैप बनाया है, और इस मैप में यदि हम इन 8 स्थान को यदि रखें, 8 स्थान को यदि हम इस मैप में यदि हम भरें, तब इनकी पोजीशन एक पहला ये है, कौन सा? मानसेहरा। यहां पर दूसरा दोस्तों कौन सा? शाहबाज गड्डी। पहला गलत हो गया, पहला कौन सा है ये? यहां पर शाहबाज गड्डी, शाहबाज गड्डी वाला ये पेशावर है यहां पे। दूसरा है मानसेहरा, मानसेहरा। तीसरे नंबर पे मैंने लिखा कालसी, देहरादून में। फिर ये कालसी, फिर एक गिरनार में, गिरनार में, फिर सोपारा में, सोपारा, फिर ये जोगढ़, पहले ऊपर धौली और फिर दोस्तों जोगढ़, और एक बच गया जो कहां है? आंध्र प्रदेश में। कौन सा? येरागुड्डी। ओके, अब यदि इनको देखें तो चूंकि ये पहाड़ पर लिखे गए हैं, शिलालेख है, मान लो कि ये पहाड़ है, इस पहाड़ पर ही लिखे गए हैं, तो इनमें कौन सा पहला है? सारे ही पहले हैं, सारे 13वें, सारे 14वें, क्योंकि इनमें एक बात नहीं लिखी गई। पहले नंबर पे लिखा गया पशु हत्या पर रोक, इस प्रकार से दूसरी बात, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस प्रकार से 14 पंक्तियां लिखी गई। 13वें नंबर पर कलिंग युद्ध की बात लिखी गई है। कलिंग युद्ध वाली जो बात है वो 13वीं लाइन, 13वीं पंक्ति, 13वें संदेश, 13वें आदेश में है। अब ये पहाड़ जिसमें 14 बातें कहां से मिलता है? सभी स्थानों से। शाहबाज गढ़ी में भी 14 पंक्तियां हैं, मानसेरा में भी 14 पंक्तियां हैं, कालसी में भी 14 पंक्तियां हैं, गिरनार में भी 14 पंक्तियां, सोपारा में भी 14 पंक्तियां, धौली में भी 14 पंक्तियां, जोगढ़ में भी, येरागुड्डे में भी। इसका मतलब सभी में 14 संदेश हैं, 14 आदेश हैं, और इसी कारण, और इनका क्रम चेंज नहीं है। पहले नंबर पर सभी जगह पशु हत्या पर रोक है, दूसरे नंबर पे पड़ोसी देशों के साथ
संबंध और वहां अस्पताल बनवाने की बात है। तीसरे नंबर पर युक्ता राजुक, सभी जगह, यहां भी वहां भी, सभी जगह, क्योंकि सभी जगह एक ही तरह के लेख है। इसका मतलब एक समान लेख, एक समान लेख, कितनी संख्या इनकी? 14। 14 एक समान लेख सभी स्थानों पर लिखवाए गए, सभी स्थानों पर एक साथ। ठीक है। अब इसमें लाइन नंबर 1 को शिलालेख नंबर 1 कहते हैं, लाइन नंबर 2 को शिलालेख नंबर 2, और 13वीं पंक्तियां 13वीं लाइन को शिलालेख नंबर 13 कहते हैं। अब बताओ, पहला शिलालेख कहां से मिला? सभी जगह से मिला, 8 जगह से मिला। तो 13वीं लाइन भी कहां से मिली? लेकिन 13वीं लाइन में कुछ जगह नीचे काई जमा हो गई, काई, शैवाल, साफ नहीं पड़ा गया। लेकिन ये जो शाहबाज गड्डी वाला था वहां सूखा पड़ता है, शैवाल नहीं लग पाए, साफ नजर आ रहा था। तो स्पष्ट पढ़ने में सहूलियत कहां हुई? शाहबाज गड्डी में। बात समझ रहे हो? इसलिए 13वां लेख हमने यहां से पढ़ लिया, बाकी 13वां सब जगह है, सभी स्थानों पर। अब बात समझ में आ रही है? तो शिलालेख नंबर 1 कहां से मिला? सभी जगह से, 8 जगह से। शिलालेख नंबर 14 कहां से मिलेगा? अब क्लियर है। फिर शिलालेख नंबर 1 का क्या अर्थ है? एक का अर्थ यह है कि 8 स्थानों पर जो पहली पंक्ति है उसे शिलालेख नंबर 1 कहा गया। अब कुछ समझ पा रहे हो? ये जरूरी है, वरना विद्यार्थी क्या कल्पना करता है, अजी वो 13 मिले थे, 13 जो सबसे पहले खोज हुई थी ना, सबसे पहले जो खोज हो गई वो एक, पहले शिलालेख नंबर 1, दूसरे नंबर पे खोज लिया शिलालेख नंबर 2, शिलालेख नंबर 3, 4, 5, 6, बोले 13वें नंबर पे जो खोजा गया था ना वो 13वां शिलालेख। नहीं, ये गलत है। अब बात समझे कुछ? तो अब आप समझ जाओगे, यदि ये बात क्लियर है तो फिर सब कुछ समझ जाओगे आप। तो 13वां शिलालेख जो पढ़ा कहां वाला? साफ गया था, शाहबाज गड्डी, लेकिन मिला कहां से? सभी जगह से। इसलिए मैं अब इनके साथ आपको लिखवा दूंगा कि सभी में कितनी पंक्तियां? 14 आदेश या पंक्तियां हैं और एक सम्मान लिखी गई। लेकिन पहले मैं यही पूरा कर दूं, आज आपको लिखवाना भी है मुझे, तो आप फटाफट जो है हेडिंग डालो, हेडिंग डालो अशोक के अभिलेख, हेडिंग डाल दी, इसमें लिख दें आगे, या फिर इसको यूं कहीं बना दो, भले ही तुम नीचे वाले ये चित्र मत बनाना, इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन प्रकार लिख दो, कंसेप्ट क्लियर रहे।
लिख दिया होगा। ओके, ये भी यूं का यूं बना दो, दो भागों में बांट दो। गंजाम है नीचे नीचे वाला जिला गंजाम। भाषा चार है, प्राकृत भी है, खरोष्टी भी है, अरेमाइक भी है, यूनानी। तो मैं भाषा की अलग हेडिंग डलवा करके क्लियर करूंगा आपको। इनकी खोज जो टिपेंथलर ने की थी 1750, वहां से लेकर भाषा किसने पढ़ी, जेम्स प्रिंसेप ने, तो एक अलग हेडिंग में पढ़ेंगे पूरी डिटेल से। और वैसे भी मौर्य काल में से अक्सर क्वेश्चन आते हैं और ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है। आप कहोगे तो मौर्य काल के बाद मैं डायरेक्ट मॉडर्न इंडिया शुरू कर दूंगा, या फिर गुप्त काल करने के बाद हम मध्यकाल के स्थान पर मॉडर्न इंडिया शुरू करेंगे, क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं वो। और एसआई वाले तो मॉडर्न और मध्य मतलब कि प्राचीन भारत के बाद मध्यकाल और इसके बाद मॉडर्न सिस्टमेटिक पढ़े। अभी वैकेंसियां नहीं है, परीक्षा नहीं उनकी, एक एक क्वेश्चन पर निगाह रखें। आरएस वाले यदि अगली बार के विद्यार्थी हैं तो वो भी पूरा पढ़ें, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको कि बहुत सारे विद्यार्थी जो सालों तैयारी करते हैं उनमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो करीब 10 के करीब होते हैं बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर रोल प्ले करते हैं। हर एक क्वेश्चन पर निगाह होती है। और हिस्ट्री में क्या होता है, या तो आएगा या फिर जाएगा। जाएगा तो सही में से काट के भी ले जाएगा। लिख दिया क्या? लिखो तो। मगध की राजधानियों का क्रम जिसने पूछा उसी को बता देता हूं। सबसे पहले राजगृह, ग्रीवरिज, दूसरे नंबर पे वैशाली, तीसरे नंबर पे पाटलिपुत्र। मगध की तो यही थी, लेकिन चौथे नंबर पे कई लोग कनौज को भी मानते हैं, लेकिन वो सही में है नहीं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था, लिखा रखा है,
बिंबिसार ने राजगृह को राजधानी बनाया, राजगृह को ग्रीवरेज भी कहते थे। फिर कालाशोक ने वैशाली को, बाद में पाटलिपुत्र बस गया, पाटलिपुत्र। तो प्यारे बच्चों लिख दिया आपने, लिख दिया, ओके। तो धीमे धीमे पढ़ते जाएं, याद करते जाएं। अब है बताने की बात कि सभी 8 स्थानों से, 8 स्थान से 14 आदेश या पंक्तियां प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। सभी स्थानों पर आदेशों का क्रम एक है, आदेशों का एक जैसा क्रम है। तो एक जैसी सीक्वेंस, एक जैसा क्रम है। अब इनमें आप लोग एक एक करके लिखते जाएं। पहले में क्या है बताओ? पशु हत्या पर रोक। अभी रुक जाओ, मैं लिखवाऊंगा खुद आपको, रुको रुको। बट पशु हत्या पर रोक तो लगा दी। अशोक भी बड़ा बदमाश था, वो दूसरों को ज्ञान बहुत देता था लेकिन वो खुद नहीं चलता था उतना, क्योंकि अशोक ने कई विदेशी लड़कियों से भी ब्याह कर रखा था। अब वो तो मांस खाने वाली थी, वो ना भोजन नहीं करने वाली। पूरी तरह रोक लगा दो कि पशु हत्या पर, वो तो भूख से मरेंगे, फिर वो तो मीट ईट वाली थी। इसलिए फिर अशोक ने इसमें और लिखवाया कि मेरी राजकीय पाकशाला जहां भोजन बनता है में रोज 2 मोर, 1 हिरण मारे जा सकते हैं, बस, और कोई नहीं, और सब पे रोक है। तो इसी बात यहां पर है। तो इस प्रकार से आप क्रमांक 1 2 लगाते हुए लिखेंगे। मैं लिखवा रहा हूं, आप लोग लिखेंगे, मैं बोल बोल के लिखवा रहा हूं, ठीक है? एक बार लिख लो। हेडिंग वही रहेगी, वृहत शिलालेख के नीचे लिखना आपको। वृहत शिलालेख की हेडिंग डाल दी क्या? नहीं डाली तो दोबारा डाल दो। वृहत शिलालेख की सामग्री, मैं डाल दूं हेडिंग, नकल करके डाल दो आप। वृहत शिलालेख की विषय वस्तु, अब पहले तो 1 नंबर तक उतारो, फिर 2 नंबर पे आओगे तो मैं बोलूंगा। या फिर एक काम करो, मैं लिखता जाऊं, आप देख देख के लिख दो। चलो तो मेरे साथ साथ लिख देना। चोल पांडे सतीय पुत्र
अंत्योक, अंत्योक के राज्यों में भी मानव एवं पशु चिकित्सा प्रबंध किए। नंबर 3, युक्ता राजुक प्रादेशिक नामक अधिकारी नियुक्त किए गए। ये 5 वर्ष से जनता में दौरे करते थे। नंबर 4, युद्ध छोड़ने भेरी घोष के स्थान पर धम घोष पर बल। 5, 13वें वर्ष में धम महामात्र धम महामात्रों की नियुक्ति, ये धम की रक्षा, कैदियों की रिहाई, करते थे। नंबर 6, प्रतिवेदक नामक अधिकारी नियुक्त किया गया। जनता की सूचना हर समय हर स्थान पर देने का आदेश। 7वां, सभी संप्रदाय एवं मनुष्य संयम के साथ 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 रहें।
इनमें क्वेश्चंस आए हैं। शिलालेख नंबर 1 पूछा गया था, पशु हत्या पर प्रतिबंध किस शिलालेख में लगाया गया? ऑप्शन शिलालेख नंबर 1, 2, शिलालेख नंबर 4, शिलालेख नंबर 5। तो चूंकि इसमें 1 है, तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा इसका उत्तर होगा। आपको मैं याद करा देता हूं। याद हो गए क्या, या याद कराऊं? मैं करा देता हूं, ठीक है। तो मैं याद करा देता हूं, आप लोग लिख लो, पहले लिख दो। 8 नंबर बाद में लिखेंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 की संख्या में लिख दिया क्या सबने? पहले शांति से लिख दो। तो जिन्होंने लिख दिया 90% विद्यार्थियों ने लिख दिया नाम। ओके बच्चों, 1 नंबर की बात यह है कि हमें हिंसक नहीं होना चाहिए। और हिंसा, किसी अपराधी के मुंह पे तमाचा मार दिया वो तो चल भी जाएगा, बेजुबान निरीह जानवरों पर हिंसा नहीं। इसलिए पशु बेजुबान है, उनकी हत्या पर रोक। ये शिलालेख नंबर 1। अशोक सबसे महत्वपूर्ण इसी बात को मानता है कि बेजुबानों के साथ अत्याचार नहीं। उनको क्यों मारते हो जो कुछ कह नहीं सकते आपको? तो इसलिए इन्होंने पशु हत्या पर रोक लगाई। लेकिन यहां ऑप्शन रखा अपनी विदेशी बेगमों के लिए, बट मजबूरी है कि 2 मोर बस लास्ट और 1 हिरण इतनी रोज मारे जाकर के पकाए जाएंगे पाकशाला में। बाकी कोई भी नहीं मारेगा। आदेश नंबर 1। एक बात। दूसरी बात है दूसरे राज्यों का उल्लेख इसी में मिलता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अशोक ने पड़ोसी राज्यों का उल्लेख किस अभिलेख में किया, किस शिलालेख में किया? दूसरे राज्यों को उल्लेख दूसरे में किया, जिसमें चोल राज्य, पांडे राज्य, सत्यपुत्र राज्य, अंतियोक उसने एंटियोकस को लिखवाया है। कल मैंने आपको एंटियोकस बताया था, सीरिया का राजा। उस एंटियोकस को उस समय की भाषा में क्या नाम लिखवाया? इन राज्यों में भी अशोक कहता है मैंने मनुष्य के लिए तो चिकित्सालय बनवाए और किसके लिए बनवाए? तो 1 नंबर की बात है पशु हत्या पर रोक, 2 नंबर की बात है दूसरे राज्यों का उल्लेख, जहां दूसरे राज्यों में मनुष्य और पशु चिकित्सालय बनवाए गए। तीसरे नंबर पर 3 अधिकारियों की नियुक्ति है। 3 अधिकारी कौन कौन से हैं? युक्ताधिकारी, राजूक अधिकारी, प्रादेशिक अधिकारी। ये संभागीय आयुक्त, ये कलेक्टर और ये एसडीएम। ये छोटा है, ये उसका बॉस है, ये उसका बॉस है। सबसे बड़ा कौन सा? तो 3 अधिकारियों की नियुक्ति की गई और इन्हें कहा गया कि काम भी करोगे। हर 5 साल से हर गांव में इस तरह से दौरे करोगे कि 5 साल उस गांव में दोबारा पहुंच जाओ, कि वहां लोगों को पूछो कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, तुम्हारी कोई समस्या बाकी तो नहीं है। हर 5 वर्ष में दौरा एक गांव का हो जाना चाहिए। इन अधिकारियों को निर्देश दिए। तो तीसरे नंबर पर क्या है बेटा? 3 अधिकारी। 4 नंबर की बात है युद्ध छोड़ दो वरना 4 कंधों पर जाओगे। युद्ध मत करो, युद्ध छोड़ दो। अब युद्ध की भेरी बजाने के बजाय धर्म की घोषणा करो कि हम तो धर्म से साथ रहेंगे, 4 कंधों पे नहीं जाएंगे। 5वीं बात, ये धर्म के 5 पंच बनाए गए जिनको धर्म महामात्र कहे गए। तो 5वें नंबर पे धम्म के पंचों की बात है, 5 पंचों की बात है जिनका नाम था धम्म महामात्र। ये पंच धर्म की रक्षा करनी और कैदी जिनको लंबे टाइम तक पड़े हुए हैं उनको रिहाई करने का काम करते थे, धर्म की रक्षा किया करते थे, जैसे गांव में पंच करते हैं।
छह मतलब केम छह, मैं सूचना ले रहा हूं आपसे, केम छह मजा में छह। तो छह का मतलब सूचना मिल जाए हर समय, जनता की सूचना हर समय। अशोक कहता है चाहे मैं नहा रहा रहूं, खाना खा रहा रहूं, या मैं मालिश करवा रहा रहूं, हर समय मुझे हर स्थान पर सूचना देना कि मेरी जनता कैसी है। छह केम छह। सात में सभी मनुष्य साथ साथ रहेंगे, साथ साथ, साथ साथ, साथ साथ, सभी संप्रदाय सभी मनुष्य संयम के साथ। लेकिन साथ कब रह सकते हैं? जब क्या हो? संयम। यदि संयम नहीं है तो लड़ाई होगी, फिर साथ साथ रहेंगे क्या? नहीं। तो बताओ अब एक नंबर पर क्या है? दो नंबर पे दूसरे राज्य, तीन नंबर पर तीन अधिकारी, चार नंबर पे चार कंधों पे नहीं जाना, युद्ध छोड़ दो, पांच नंबर पे पांच पंच धम्मा मात्र, छह नंबर पे केम छह प्रतिवेदक, सात नंबर पे याद हुआ कि नहीं? इतना याद है, ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ करके टिक मार दोगे आप। ओके दोस्तों, अब एक काम करो, एसआई वाले तो जाओ और आरएस वाले यहां रुक जाओ। सर आएंगे, आपसे बात करेंगे आरएस के विद्यार्थी से, फटाफट एसआई वाले विद्यार्थी हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार।